डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रितेश सिंह। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन की शुरुआत करेंगे। तो अब इलेक्ट्रिकल मशीन की शुरुआत करने से पहले हमें सबसे पहले समझना होता है कि मशीन क्या होती है। तो सबसे आसान सी डेफिनेशन है मशीन की कि मशीन वो एक डिवाइस है जो इंसान का काम आसान कर दे, जो इंसान के एफर्ट को रिड्यूस करता है, उसी को हम लोग मशीन बोलते हैं। आप लोगों ने 3 इडियट मूवी में इसकी डेफिनेशन देखी थी और वहीं से ये डेफिनेशन बहुत ही प्रचलित भी हुई थी। इसकी और भी डेफिनेशंस है, लेकिन सबसे आसान लैंग्वेज में बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन वही है कि जो भी इंसान का काम आसान कर दे वही क्या है, उस मशीन है। ठीक, तो अब मशीन में हमारे पास इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करनी है, क्योंकि हमारे पास मैकेनिकल मशीन भी होती है, लेकिन हमें बात करनी है इलेक्ट्रिकल मशीन की। तो इलेक्ट्रिकल मशीन क्या है? मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके किसी का कोई काम आसान करे या कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके उस काम को पूरा करे, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल मशीन होगी। तो अब इलेक्ट्रिकल मशीन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मोटर और दूसरा होता है जनरेटर। तो बेसिकली यहाँ पर हम बात करते हैं मोटर और जनरेटर को। अगर हम बात करें तो एनर्जी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो मोटर वो एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में लेती है और मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट में देगी, तो उसे हम लोग मोटर बोलेंगे। ठीक है। और जनरेटर क्या है? जो मैकेनिकल एनर्जी इनपुट में लेगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट में अगर हमें देता है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल जनरेटर बोलेंगे। ठीक, तो अब एक चीज़ हमें और समझनी होती है कि कोई भी मशीन, कोई भी डिवाइस अगर इलेक्ट्रिकल का कन्वर्जन मैकेनिकल में कर रही है या मैकेनिकल का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल में कर रही है, तो उसके लिए एक इंटरमीडिएट फेज या एक इंटरमीडिएट एनर्जी होनी चाहिए, जिसे हम लोग यहाँ पर बोलेंगे मैग्नेटिक एनर्जी। इसका मतलब है कि मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, लेकिन मैग्नेटिक एनर्जी की प्रेजेंस में ये काम करेगा। मतलब अब हमें बात अगर ये देखा जाए कि 3 तरह की अपने पास अगर एनर्जी है, तो देखो, एक हमारे पास एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दूसरी हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी, और तीसरी हम बात करेंगे मैग्नेटिक एनर्जी। और आप इसको बहुत ध्यान से समझ लो कि इन तीनों एनर्जी में से अगर कोई भी 2 एनर्जी सिस्टम में प्रेजेंट है तो तीसरी एनर्जी आसानी से वहाँ से मिल सकती है। मतलब अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी प्रेजेंट है कहीं पर, तो हम मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, ये नेचर का लॉ है। और अगर मैकेनिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी प्रेजेंट है तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। जैसे आप लोगों ने 12th में ये बात पढ़ी होगी कि कोई भी एक कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, F इक्वल टू आपने पढ़ा होगा IL क्रॉस B। अब आप देखो, फोर्स क्या है? एक मैकेनिकल क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक एनर्जी का एक टर्म है। और I क्या है? आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करंट अगर है इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब वहाँ मैग्नेटिक एनर्जी है। और आप देखो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी आपस में मिलके क्या बना दिए? मैकेनिकल एनर्जी। ये हमारा जो फोर्स है वो मैकेनिकल एनर्जी का टर्म है, और किसी भी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लग रहा है तो वो बॉडी मूव कर सकती है। इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो कहीं पर अगर चार्ज है, करंट है, वह अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल है, तो हम ये बोलेंगे कि वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। कहीं पर अगर फोर्स लग गया, कहीं पर वेलोसिटी आ गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, कहीं पर अगर टॉर्क आ गया, कहीं पर एंगुलर वेलोसिटी आ गई या एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी प्रेजेंट है। मैग्नेटिक एनर्जी की बात, अगर हमारे पास कहीं पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया, कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, इस तरह के टर्म्स अगर आते हैं तो हम बात करेंगे कि वहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी है। इसका मतलब ये सब इसके वेरिएबल्स हैं। अगर कहीं चार्ज है, करंट है, वोल्टेज है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ पर प्रेजेंट है। कहीं पर फोर्स है, वेलोसिटी है, टॉर्क है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी प्रेजेंट है। कहीं पर फ्लक्स है, हम फ्लक्स की बात कर ले, कहीं फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर कहीं आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम ये बात करेंगे कि वहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी है।
तो अब मोटर का काम क्या होता है? मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। लेकिन किसकी प्रेजेंस में करेगा? मैग्नेटिक एनर्जी की प्रेजेंस में। और आप इसको बहुत अच्छे से समझ भी सकते हो। जैसे मान लो आपके घर में जो फैन है, सीलिंग फैन, वो देखो एक मोटर है, और उसको आप क्या देते हो? सप्लाई देते हो, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, और वो फैन मूव करने लगता है। मतलब उसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी आ गई, टॉर्क लगता है उसके ऊपर। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी आ गई या टॉर्क उसके ऊपर लगा, तो ये कौन सा है? एनर्जी का पार्ट है, मैकेनिकल एनर्जी। अब आप उसे सप्लाई देते हो, इसका मतलब आप उसे करंट देते हो, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो, तो आपके पास कौन सी एनर्जी आ गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वहाँ पर हम लोग कॉइल बनाए हुए होते हैं। किसी भी करंट कैरिंग कॉइल में अगर करंट फ्लो होती है, मतलब किसी भी कॉइल में अगर करंट फ्लो होगी, तो वहाँ पर कौन सी एनर्जी डेवलप होती है? मैग्नेटिक एनर्जी। मतलब वहाँ फ्लक्स बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो वहाँ पर आप ये समझो कि जैसे हम उसको करंट देते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो दिया ही दिया, साथ में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक लूप में चलती है, वो करंट एक लूप में चलती है, और वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करती है। अब करंट कैरिंग कॉइल है उसके अंदर, और वो मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा? एक टॉर्क लग जाएगा, और वो बॉडी रोटेट कर जाती है। उसी तरीके से हम लोग जनरेटर की बात करें, एक पार्ट तो होता है इलेक्ट्रिकल मशीन का मोटर। अगर दूसरे पार्ट की हम बात करें जनरेटर, तो ये क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये आपने देखा भी होगा इस चीज़ को, अगर और किसकी प्रेजेंस में? ये मैग्नेटिक एनर्जी की प्रेजेंस में। जैसे आपने देखा होगा जनरेटर, अक्सर आप लोग शादी विवाह में जो जनरेटर आते हैं उसमें हम क्या करते हैं? फ्यूल डालते हैं, डीजल डालते हैं उसमें, और वो क्या करता है? वहाँ पर एक इग्निशन सिस्टम होता है, वहाँ पर एक जलता है, जलने के बाद वो पिस्टन होता है, पिस्टन उसका मूव करता है। और पिस्टन अगर मूव कर रहा है, इसका मतलब उसके पास क्या क्या आ गई? मैकेनिकल एनर्जी। और पिस्टन मूव करके एक पुली होता है, उसको रोटेट करता है, तो उसका मतलब वो मैकेनिकल एनर्जी अब रोटेशन के फॉर्म में चला गया। और मैग्नेटिक एनर्जी वहाँ पर हम लोग पहले से दिए रखते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी की प्रेजेंस में अगर कहीं क्रिएट होगा, तो अपने आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाता है। और उसके लिए एक गवर्निंग जो फॉर्मूला आपके पास है, जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है VL क्रॉस B। V यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी है, और B क्या है? मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर ये कैपिटल V जो है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, PD पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो V है वेलोसिटी है, और ये क्या है आपके पास? मैग्नेटिक एनर्जी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी नहीं, इसको समझिएगा, ये मैग्नेटिक एनर्जी है ये। ठीक, तो अब वेलोसिटी अगर आपको मिल रही है किसकी प्रेजेंस में? मैग्नेटिक एनर्जी की प्रेजेंस में, तो वहां से क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब उन दो टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और उन टर्मिनल को हम अपने मेन सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, घर के लोड से कनेक्ट कर देते हैं, तो वहां पर हमें करंट और वोल्टेज मिलने लगता है, और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली मिलने लगती है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन के दो पार्ट्स हैं, दो इसके कंसेप्ट हैं, एक है मोटर का कंसेप्ट, एक होता है जनरेटर का कंसेप्ट। ठीक है, तो मोटर की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए कि मोटर क्या है, तो मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। जनरेटर की डेफिनेशन पूछी जाए तो जनरेटर क्या है? ये एक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, किसकी प्रेजेंस में? मैग्नेटिक एनर्जी की प्रेजेंस में। तो ये दोनों जो हमने बात लिखी है यहाँ पर, ये दोनों जो हमने फॉर्मूला लिखा है, ये नेचर का लॉ है। ठीक है, और इस नेचर के लॉ को अगर बात करें तो सबसे पहले किसने फील किया था? ये फैराडे ने इसको सबसे पहले, निकोला टेस्ला ने इसको सबसे पहले फील किया था, और उसी ने 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात की थी। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे हम लोग और भी तरह के मोटर की बात करने लगे थे, लेकिन इन सभी चीज़ों को फील निकोला टेस्ला ने सबसे पहले किया। ठीक है, और भी लोगों ने किया था, लेकिन नाम सबसे पहले आता है निकोला टेस्ला का ही। तो ये हमारा नेचर का लॉ है, और इस नेचर के लॉ को, इस नेचर के इवेंट को लोगों ने ऑब्जर्व किया, और उसके बाद फिर इसके ऊपर कुछ कंसेप्ट्स, कुछ डिवाइसेज बना के उसे हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसे यूज करने के लिए एक यूजफुल डिवाइस बनाए। तो अब आज हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन में जो सबसे पहले बात करेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे
थ्री फेज इंडक्शन मोटर, और उसका हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसका हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, और उसके बाद हम लोग उस पर, अब मोटर पढ़ रहे हैं तो मोटर के आउटपुट में क्या निकलेगा बेटा, मैकेनिकल एनर्जी। ध्यान रखना हमेशा, मोटर अगर हम पढ़ेंगे तो मोटर के आउटपुट में क्या निकलेगा, मैकेनिकल एनर्जी। और ये मैकेनिकल एनर्जी आपको मालूम है कि भाई ये फैन है, फैन वहाँ पर क्या करेगा, रोटेट करेगा, रोटेट करके हमें मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है। इसका मतलब रोटेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टॉर्क। तो हमें इस मोटर के टॉर्क की इक्वेशन को भी डेवलप करना आना चाहिए कि आउटपुट में टॉर्क कितना मिल रहा है, क्योंकि जितना टॉर्क मिलेगा उसकी एंगुलर स्पीड भी उतनी ही होगी। तो हमें यहाँ पर इसके टॉर्क की बात करनी है। जनरेटर के आउटपुट में क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है, इसका मतलब हमें वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। तो और या जाहिर इसको हम और भी बोल सकते हैं, इसको ईएमएफ भी बोलते हैं। तो ईएमएफ मिल रहा है। तो जब भी हम जनरेटर पढ़ेंगे कि इस टॉपिक में जब हम जनरेटर की बात करेंगे तो जनरेटर के आउटपुट का हमें इक्वेशन, मतलब जनरेटर के ईएमएफ की इक्वेशन हमें डेवलप करनी होती है। और अगर हम मोटर पढ़ते हैं तो मोटर के टॉर्क की इक्वेशन डेवलप करनी होती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के टॉर्क की इक्वेशन को भी हम पढ़ेंगे। और जब हम कभी जनरेटर पढ़ेंगे इस टॉपिक में तो जनरेटर में हमें उसके ईएमएफ इक्वेशन, मतलब ये जो वोल्टेज है उसको हम ईएमएफ भी बोलते हैं, तो इसके ईएमएफ इक्वेशन की भी बात हम लोगों को यहाँ पर करनी है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर। देखिए, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की अगर हम बात करें तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर अगर हम इंडस्ट्री में देखें तो 70 से 80% जो आपके मोटर हैं वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर ही होते हैं। ठीक, क्यों होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रिलायबल होता है, बहुत ही एक तरीके से रोबस्ट होता है, इसका कंस्ट्रक्शन बड़ा आसान होता है, और ये एक सिंगली एक्साइटेड मोटर होता है। सिंगली एक्साइटेड मोटर का मतलब होता है कि अगर हम केवल इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दें, क्योंकि अभी मैंने आपको बात बताई कि तीन तरह की एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अगर मोटर है तो उसको कौन कौन सी एनर्जी चाहिए, इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, मैग्नेटिक एनर्जी की प्रेजेंस होनी चाहिए, तो ये क्या देगा, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो अब अगर हम केवल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसे दे दें और ये अपने आप मैग्नेटिक एनर्जी बना ले, और उस मैग्नेटिक एनर्जी और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों मिलके मैकेनिकल एनर्जी दे दें, तो इस मोटर को हम बोलते हैं, इस मशीन को हम बोलते हैं सिंगली एक्साइटेड। कभी कभी ऐसा भी कुछ होता है, डीसी मशीन जैसे होते हैं कि मैग्नेटिक एनर्जी बनाने के लिए हमें अलग से कुछ सेटअप तैयार करना पड़ता है। वहाँ पर हम अगर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो उससे काम नहीं होता है, मैग्नेटिक एनर्जी अलग तरीके से हमें डेवलप करनी होती है। तो उस तरह के मशीन को हम बोलते हैं डबली एक्साइटेड मशीन, क्योंकि उसका एक्साइटेशन सिस्टम जो है, इनपुट में जो चीज़ें दी जा रही हैं वो दो तरीके से दी जा रही हैं, तो वो डबली एक्साइटेड होगा। अगर हम केवल एक सिंगल सप्लाई दे दें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हमें मालूम है कि करंट से कॉइल के फॉर्म में, अगर करंट को कॉइल में अगर हम प्रोड्यूस करें तो वहाँ पर करंट तो रहेगा ही रहेगा, साथ में मैग्नेटिक एनर्जी भी क्रिएट कर देगा, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल जो होता है वो अपने एक्सिस या अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक, तो ये जो आपकी मशीन है वो सिंगली एक्साइटेड है, मतलब आप केवल और केवल एक बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको दे दीजिए, ये मैग्नेटिक एनर्जी अपने आप वहाँ पर डेवलप कर लेगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी की प्रेजेंस में ये अपने आप मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर रोटेशन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन क्या है, तो कंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसमें अगर हम देखें कंस्ट्रक्शन में, तो देखो कोई भी मशीन होगी, इलेक्ट्रिकल मशीन अगर है तो उसमें दो पार्ट्स जरूर होंगे। एक होगा स्टेटर जो हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता है, उसे हम बोलते हैं स्टेटर। तो कंस्ट्रक्शन अगर देखें तो पहला इसका पार्ट है स्टेटर और दूसरा पार्ट है रोटर। अब
स्टेटर क्या है? जो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, जो रुका हुआ है। अभी आप देखो कि मान लो कि कोई आपके घर पे या अगल ट्यूबवेल पे या आटा चक्की की दुकान पे चले जाओ, वहाँ पर जो मोटर रखा होता है वो मोटर अपना अंदर की पुली और अंदर की चीज़ें तो घूम रही हैं, लेकिन बाहर का जो फ्रेम है वो रेस्ट में है। तो जो चीज़ मोटर या जनरेटर के अंदर रेस्ट में रहती है उसे हम बोलते हैं स्टेटर, और जो चीज़ रोटेट करती है उसे हम बोलेंगे रोटर। क्योंकि यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी का प्रोडक्शन है, मैकेनिकल एनर्जी जो बन रही है वो हमेशा रोटेशन वाली, रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी ही मिलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप अगर अपने फैन को सप्लाई दो तो वो फैन वहीं पर लीनियर मोशन नहीं करेगा। लीनियर मोशन का मतलब वो आगे पीछे नहीं मूव करेगा, वो अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। मतलब मैकेनिकल एनर्जी वहां पर रोटेशन के फॉर्म में मिल रही है, तो रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन है वहां पर हम बात करेंगे रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी की। तो अब बात करते हैं स्टेटर। तो स्टेटर के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले जो है स्टेटर फ्रेम, स्टेटर फ्रेम, या फिर इसे हम बोलते हैं आउटर बॉडी। जो बॉडी आप बाहर देखते हो उसी को हम स्टेटर फ्रेम या फिर आउटर बॉडी बोलते हैं। दूसरा होता है स्टेटर कोर। अब बात आ गई कोर। कोर मतलब वही हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये जो फ्रेम जो आपका है, आउटर बॉडी है, आप उसे कभी देखोगे क्रॉस सेक्शनल व्यू देखोगे, आप इंटरनेट पर सर्च करो कोई भी क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, तो मशीन का क्रॉस सेक्शनल व्यू देखोगे तो आपको बाहर स्टेटर फ्रेम या आउटर बॉडी दिखाएगा। उसके बाद अंदर, उस बॉडी के अंदर एक गोल सी, एक मतलब एक तरीके से हॉलो सिलेंडर टाइप की एक हमारे पास एक लेयर लगी होती है, और उसके अंदर खांचे बने होते, स्टैम्प बनी होती हैं, और उसमें हम लोग इंसुलेशन पेपर लगा के और उसके अंदर वाइंडिंग को पिरोते हैं। तो जिसके अंदर हम इंसुलेशन पेपर लगाते हैं और वाइंडिंग को पिरोते हैं वो हमारा स्टेटर कोर होता है, और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। और तीसरा इसका पार्ट होगा, भाई फ्रेम हो गया, स्टेटर कोर हो गया, तो अब क्या होगा? स्टेटर वाइंडिंग। मतलब उसके अंदर जो हम तार लगाएंगे, तार लगाने के बाद जो सप्लाई हम बाहर निकालेंगे, जो वायर बाहर निकालेंगे जिससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसमें देनी होगी, वो हमारी है स्टेटर वाइंडिंग। ठीक, तो ये 3 चीज़ें हैं, स्टेटर फ्रेम, स्टेटर कोर और स्टेटर वाइंडिंग। अब चूंकि ये 3 फेज का इंडक्शन मोटर है, तो जो वाइंडिंग होगी आपके पास वो कितने तरह की हो सकती है? या तो स्टार की होगी या फिर डेल्टा की वाइंडिंग होगी। भाई 3 फेज है तो 3 फेज में वाइंडिंग करने के 2 ही तरीके हैं, कनेक्शन करने के 2 तरीके हैं, या तो स्टार या फिर डेल्टा। ठीक, इसको हम यहां से हटा देते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि जो स्टेटर है उसके 3 पार्ट हैं। स्टेटर फ्रेम मतलब जो बाहर वाला ढांचा होता है, जो बाहर वाली बॉडी होती है, उसे हम लोग अक्सर देखते होंगे कि उसको जो मोटर चलता भी रहता है तब भी हम लोग उसको हाथ से पकड़ के छू भी लेते हैं, हमें कोई खतरा नहीं होता है। तो वो हमारा आउटर बॉडी है। उस आउटर बॉडी के अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक लेयर लगी होती है, गोल सी एक लेयर लगी होती है। जैसे मान लो कि ये हमारे पास ये आउटर बॉडी है, दिख रहा है, तो इस आउटर बॉडी के अंदर ऐसे इस तरीके से इतनी मोटी एक लेयर लगी होगी, ये हमारा होता है। ये आउटर बॉडी का एक हमने बस एक लाइन दिखा दी, तो ये हमारा है स्टेटर कोर। और इस स्टेटर कोर में ऐसे आप ध्यान से देखोगे तो जगह जगह ऐसे इसमें स्टैंपिंग्स बनी होती है, ऐसे इस तरीके से, और पूरे इस तरह से इसको काट काट के स्टैंपिंग्स बनी होती है। और हम लोग इसी में क्या करते हैं, इंसुलेशन पेपर लेते हैं और उसको पहले लगाते हैं, और इसके बाद हम अपनी वाइंडिंग करके इन्हीं सभी जो स्टैंपिंग्स है उसमें पिरो देते हैं, और उसके बाद उसका कनेक्शन हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक, अब ये हमारा, इसके अंदर हम वाइंडिंग रखेंगे यहाँ पर, ये हमारा स्टेटर कोर है। और ये बात करें, अगर बाहर वाली बात करें हम, तो ये हमारा स्टेटर फ्रेम है या आउटर बॉडी है। अब इसके अंदर क्या रखा होगा? रोटर, जिसे रोटेट करना है, ये रोटर है। तो रोटर भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनकी हम बात करते हैं। रोटर हमारे पास जो होगा, एक रोटर होता है स्क्वायरल केज रोटर, और दूसरा होता है स्लिप
रिंग रोटर, या इसे हम नाम देते हैं फेज वाउंड रोटर। तो इन दोनों की अपनी खासियत है, स्लिप रिंग रोटर या इसे हम नाम दे दें फेज वाउंड रोटर, और दूसरा आपके पास है स्क्वायरल केज रोटर। तो आज हम लोग इसकी बात करते हैं कि स्क्वायरल केज रोटर और स्लिप रिंग रोटर्स हैं क्या, ठीक है, कि स्क्वायरल केज किसका नाम क्यों पड़ा और इसका नाम स्लिप रिंग क्यों पड़ा, हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। और इसके बाद इस स्क्वायरल केज रोटर और स्लिप रिंग रोटर की कुछ क्वालिटीज़ हैं, उनके बारे में हम लोग यहीं पर इस चीज़ को लिखेंगे भी और समझेंगे। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन है, इसमें स्टेटर होगा, रोटर होगा। स्टेटर के 3 पार्ट हैं, स्टेटर फ्रेम या आउटर बॉडी, स्टेटर कोर और स्टेटर वाइंडिंग। और दूसरा रोटर है, रोटर के 2 पार्ट्स हैं, स्क्वायरल केज रोटर और स्लिप रिंग रोटर या फिर फेज वाउंड रोटर। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे स्क्वायरल केज रोटर की। तो स्क्वायरल केज रोटर कुछ इस तरह का होता है और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है और इसकी पिक्चर को बहुत अच्छे से, क्योंकि हम यहाँ पर 2D में ही पिक्चर बना पाएंगे। अगर आपको इसकी पिक्चर 3D में देखनी है तो आप नेट पे बस केवल सर्च कर देना स्क्वायरल केज रोटर और उसकी इमेज देखना, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि स्क्वायरल केज रोटर क्या है। ठीक, तो हम यहाँ पर बात करते हैं स्क्वायरल केज रोटर की। ऐसे एक सिलेंडर आपके पास होगा, ये इसका शैफ्ट है, और यहां हम 2 बियरिंग्स लगाएंगे। ये बियरिंग होगी आपकी, क्योंकि ये जब रोटेट करेगा तो किसके माध्यम से रोटेट करेगा, रोटेट करने के लिए इसको कुछ ना कुछ सिस्टम चाहिए। तो ये एक बियरिंग है B1 और एक यहां बियरिंग लगी होगी B2। ठीक, और ये पूरा का पूरा एक मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसका एक पूरा का पूरा एक सिलेंडर है, कंप्लीट सिलेंडर है। और हम इसमें करते क्या है, एक कंप्लीट सिलेंडर है, उसमें हम लोग खांचे बनाते हैं, डक्ट्स बनाते हैं, जिसको नाली बोलते हैं। उसमें हम पतली पतली इसमें नालियाँ बनाते हैं, और नाली बनाने के बाद फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग पतली पतली नालियाँ बना के, और इसमें हम लोग एल्यूमिनियम के रॉड लेते हैं और उस एल्यूमिनियम की रॉड को हम लोग इसमें पिरो देते हैं। कैसे, इस तरीके से, उसमें उस जगह पर हम उसको ऐसे पिरो देंगे। ठीक, यहाँ से भी ऐसे जाएगा, इस तरीके से है। और आप इसको देखोगे कि होता क्या है भाई, मान लो कि हमने थोड़ा सा इसको टिल्ट करके हल्का सा तिरछा करके पिरोया, मतलब अगर आपके पास अगर एक सिलेंडर है तो सिलेंडर में हम सीधे डक्ट्स नाली नहीं बनाते हैं, हम थोड़ा सा तिरछा बनाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि हमें चूंकि रोटर के ऊपर वाइंडिंग तो कर नहीं रहे हैं, रोटर के ऊपर हम केवल रॉड लगा रहे हैं, और रॉड को लगाने से अगर मान लो वो रॉड ऐसे है और जब रोटर रोटेट करेगा, इसका मतलब ये रॉड हमारा ऐसे रोटेट करेगा, इस तरीके से। अब आप अपने हाथ पे एक पेन ले लेना और पेन को लेके ऐसे इसको रोटेट करोगे तो देखोगे कि आपके पास केवल एक सर्किल बन रहा है। लेकिन अगर हल्का सा रॉड को तिरछा कर दोगे तो अब आप तेजी से घुमाओगे तो देखोगे कि आपको एक स्पाइरल टाइप की चीज़ दिखेगी, क्योंकि हल्का सा तिरछा कर दोगे तो यहाँ पर एक स्पाइरल बनेगा, और स्पाइरल बनने से क्या हो जाएगा, मतलब ये आपके जो रोटर के जो स्लॉट्स बने, जो ये वाइंडिंग हमने की या वाइंडिंग करके एल्यूमिनियम की जो रॉड लगाई है, ये एल्यूमिनियम का रॉड आपको एक इंडक्टेंस का इफेक्ट दे देंगे। मतलब इसके पास रेजिस्टेंस तो है, लेकिन जब ये रोटेट करेगा तो इसके पास अपना एक इंडक्टेंस भी आ जाएगा। क्योंकि ये अगर ऐसे घूमेंगे तो ये कॉइल का फॉर्मेशन भी करेंगे, जिसके वजह से यहाँ पर इंडक्टेंस आ जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इनको हम करेंगे क्या। इसको ऐसा बनाने के बाद हम लोग इनके किनारे किनारे पर एक एंड रिंग बोलते हैं उसको,
वो लगा देते हैं। मतलब इस पर एक मोटी सी एंड रिंग लगी होती है किनारे पर, ऐसे उसको लगाते हैं। और देखो सारे के सारे कंडक्टर्स, जो सारे के सारे एल्यूमिनियम के जो रॉड थे, ये इससे आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो जाएंगे। और ऐसा क्यों करेंगे, ये अभी जब हम लोग इसकी वर्किंग की बात करेंगे तो उस वर्किंग में ये समझ में आएगा कि हम लोग इन सारे कंडक्टर्स को लगाए, और लगाने के बाद इस कंडक्टर का इस कंडक्टर से, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, सबसे हम इसका कनेक्शन क्यों कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर आप इसको कनेक्ट नहीं करोगे तो इसके अंदर ईएमएफ तो इंड्यूस्ड होगा, लेकिन ईएमएफ में जब तक करंट नहीं आएगी तब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, और अगर फोर्स नहीं लगेगा तो उसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं आएगा, और टॉर्क नहीं आएगा तो मोटर रोटेट नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली इस रोटर को हमें रोटेट कराना है, और रोटर को रोटेट कैसे कराना है, हम इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर आनी है। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ पर दे सकते हैं, हम स्टेटर पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दे सकते हैं। और स्टेटर और रोटर के बीच में, ये हमारा रोटर है, तो आप सोचो, थोड़ा इमेजिन करो कि स्टेटर का फ्रेम और वाइंडिंग सब कुछ रोटर से कनेक्टेड नहीं है। रोटर से कनेक्टेड होता तो हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी रोटर को दे देते, लेकिन रोटर से कनेक्शन नहीं है। स्टेटर और रोटर के बीच में एयर होती है, एयर गैप होता है, हवा होती है, तो हम हवा के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो यहाँ से यहाँ दे नहीं सकते हैं। और हमें इसको कराना है रोटेट। अगर हमने इसको किसी तार के माध्यम से इसको ऐसे जोड़ दिया रोटर को स्टेटर से, तो भाई तार अगर जब रोटर चलेगा तो क्या वो तार लिपट नहीं जाएगा। और कितना आप लंबा तार लगाओगे कि वो लिपटे नहीं, क्योंकि एक सेकंड में, वो एक मिनट में कम से कम 1200-1300 आरपीएम राउंड करेगा, 1200-1300 चक्कर लगा देगा एक मिनट में। तो इतना हमारे लंबा तार तो होगा नहीं। और 4-4, 10-10, 15-15, 20-20 घंटे, और तुम पावर प्लांट पर चले जाओ तो कम से कम 25-25, 30-30 साल से इंडक्शन मोटर्स चल रहे हैं लगातार। तो हम इतना लंबा तार तो नहीं लगा सकते कि सप्लाई उसको दे दें। हमें कुछ ना कुछ और करना, बिना तार के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहाँ से यहाँ पहुँचाना है। तो इसके लिए हम लोग, भाई चूंकि इसका नाम ही है इंडक्शन, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस यहाँ से यहाँ पर जाती है इंडक्शन के माध्यम से, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आएगी तो भाई जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक वोल्टेज बनाती है, और वोल्टेज से हमें फोर्स नहीं मिलेगा, हमें फोर्स लेने के लिए करंट चाहिए। तो बेटा इस वायर्स पे, इन रॉड पे वोल्टेज तो बना देंगे, ईएमएफ तो डेवलप कर देंगे, लेकिन इसमें करंट लाने के लिए, करंट तो हमेशा क्लोज लूप में चलती है ना। तो करंट जब चलानी है, इसका मतलब है कि हमें इन सबको आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जाके इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये तो हमारे पास एक कोर हो जाता है, ठीक है। ये बियरिंग्स हैं, ये क्या बोली जाती हैं, इसको हम बोलते हैं एंड रिंग। और एंड रिंग एक इधर लगी होती है और एक इधर लगी होती है। और ये क्या है आपके एल्यूमिनियम कंडक्टर्स। ये एल्यूमिनियम के कंडक्टर्स होते हैं। और पहले हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग वहाँ पर क्या बोलते हैं, ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का सिलेंडर लेते हैं, और लेने के बाद उसमें हम पतली पतली नालियाँ काटते हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर इंसुलेशन का पेपर रखते हैं, और रखने के बाद फिर हम लोग उतने ही साइज का या उससे थोड़ा सा ज़्यादा साइज का हम एल्यूमिनियम के कंडक्टर्स ऐसे काटे हुए रहते हैं, और उनको हम हैमरिंग करके पिरो देते हैं, ठीक। अब आप इसका नाम समझो कि इसको नाम से कैसे। स्क्वायरल का मतलब क्या होता है, स्क्वायरल का मतलब होता है गिलहरी। केज का मतलब क्या होता है, पिजड़ा। और रोटर मतलब रोटेट करने वाला। स्क्वायरल की पीठ पर देखो आप निशान कैसे हैं, आप देखोगे कि इस गिलहरी की पीठ पर जो निशान है वो डार्क ब्राइट के कुछ पैटर्न्स होते हैं, 2-3 पैटर्न्स होते हैं डार्क और ब्राइट का। केज मतलब पिजड़ा हमारे पास है, ठीक है। तो अब देखो ये तो एक पिजड़े की तरह दिख रहा है। आप तोते वाला पिजड़ा देखो, उसके ऊपर की टोपी हटा दो, तो अगर इसको सामने ऐसे रख लो तो दोनों तरफ किनारे किनारे जुड़े होते हैं, और बीच बीच में उसके ऊपर पतली पतली पट्टियाँ लगी होती हैं। तो ये पिजड़े का शेप तो दिख रहा है। अब स्क्वायरल क्यों बोला गया, अब आप देखो कोर जो जनरली होता है वो आयरन का होता है, और जो कंडक्टर्स लगे होते हैं एल्यूमिनियम का। तो बेटा आयरन का कलर क्या होता है, ब्राउन कलर का, और एल्यूमिनियम का कलर क्या होता है, एकदम थोड़ा सुनहरे कलर का है। तो अगर
अब खुद सोचो तुम कि लोहे के बीच में एल्यूमिनियम को पिरोया गया है, तो क्या वो उसके ऊपर इस तरह का जो गिलहरी की पीठ पे कलर का पैटर्न है, क्या उस तरह का पैटर्न दिखेगा? एक ब्राउन और ब्राउन ब्राइट का पैटर्न दिखेगा। तो वो पैटर्न के वजह से ही इसको हम लोग बोल देते हैं स्क्वायरल, और चूंकि इसका शेप केज टाइप का है इसलिए हम इसको बोल देते हैं स्क्वायरल केज। और रोटर, बियरिंग के ऊपर ये रोटेट कर रहा है। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया स्क्वायरल केज रोटर। अब हम बात करेंगे स्लिप रिंग या फेज बाउंड रोटर के। तो फेज बाउंड रोटर क्या है, इसको थोड़ा देखते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर भी हमारे पास ऐसे बना होगा, ये सैफ्ट लगा होगा। यहाँ पर हम बियरिंग भी लगाएंगे, दोनों साइड में बियरिंग, क्योंकि रोटेट कराना है इसको तो बियरिंग के माध्यम से ही रोटेट करेगा B1। और इधर एक बियरिंग हम लगा देते हैं और इसको हम बोल देते हैं B2। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इस पर कुछ स्पेस रखा है। स्पेस क्यों रखा है, उसका रीज़न है कि हमें यहाँ पर स्लिप रिंग्स लगानी है। और स्लिप रिंग ऐसे होती है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो डायग्राम है इसका डायग्राम हम 2D में ही बना पाएंगे। अगर आपको स्लिप रिंग देखनी है तो थोड़ा सा आप नेट पे सर्च कर देना और ये स्लिप रिंग रोटर बस डालना, आपको इसका डायग्राम और अच्छा सा क्लियर डायग्राम आपको दिख जाएगा। अब देखो ये स्लिप रिंग होती क्या है, ये जैसे बियरिंग है वैसे ही होती है बस, लेकिन क्या होता है कि इसको जब हम फिक्स कर देते हैं तो उसका एक ऊपर वाला साइड हमारा क्या होता है, फिक्स रहता है और नीचे वाला साइड रोटेट करेगा। ठीक है, वो उसके साथ साथ मतलब बियरिंग के साथ, ये सैफ्ट के साथ साथ रोटेट करेगा। और ऊपर वाला फेस हम फिक्स करते हैं और ऊपर वाले फेस पर यहाँ पर दो ऐसे एक साथ इस तरीके से इन सब पर ब्रशेज लगे होते हैं। ठीक, कार्बन ब्रश जिसको बोलते हैं, ये ब्रश लगा होता है। यहाँ पर एक ब्रश लगा है और एक ब्रश ये, जो इसके ऊपर घिसता रहता है। जब ये रोटेट करेगा तो ये इसके ऊपर घिसता रहता है। मतलब आप अगर ये आपका ये सैफ्ट है तो इसके ऊपर ऐसे इस तरीके से पकड़ा हुआ होता है ब्रश। अब ये अगर रोटेट करेगा तो ब्रश अगर वहाँ पर टच में है तो इसका मतलब है कि वो इसके कांटेक्ट में है। अब हमें सप्लाई को यहाँ से यहाँ भेजने के लिए, मतलब रोटेशन में हमें सप्लाई को भेजना है। रोटेशन, एक पार्ट रोटेट कर रहा है और दूसरा पार्ट फिक्स है, तो उस केस में सप्लाई को हम कैसे यहाँ से वहाँ भेजें, क्योंकि अगर हम तार के माध्यम से डायरेक्ट भेजेंगे तो वो तार तो लिपटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक हमारा फेस क्या होता है, रोटेट कर रहा है। तो रोटेशन में सप्लाई से अगर हम करंट वायर से अगर सप्लाई को भेजेंगे तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये तार लिपट जाएगा। तो तार न लिपटे उसके लिए हम लोग ब्रशेज का वो एक कंसेप्ट बनाए होते हैं। और ये देखो, इसीलिए इसको बोलते हैं स्लिप रिंग। और ये यहाँ पर क्या करती रहती है, स्लिप करती रहती है। जैसे देखो ये यहाँ पर क्या है, ये रोटर अगर ऐसे रोटेट कर रहा है ये पोर्शन, और हमने इस पर हाथ पर ऐसे पकड़ा हुआ है तो हमारा हाथ इसके ऊपर स्लिप ही तो कर रहा है। मतलब ये फिक्स है, ये वाला ब्रश फिक्स है और ये हमारा जो चौक है या जो सैफ्ट है वो रोटेट कर रहा है। तो इसको रोटेट कराते रहो और इस पर एक उंगली फिक्स रखिए। दो ब्रशेज ऐसे लगे होते हैं और इन ब्रशेज से हम वाइंडिंग करते हैं। चूंकि इसका नाम है फेज वाउंड रोटर, तो इसमें हम वाइंडिंग करेंगे। और वाइंडिंग हमारी 3 तरह की होगी। तो एक वाइंडिंग मान लो कि हमने कर लिया ऐसे, हमारे पास पहले फेज की वाइंडिंग ये है और इसको हमने इससे जोड़ा और यहाँ से तार हमने बाहर निकाल दिया और इसमें हमने क्या किया, कुछ रेजिस्टेंस लगाया है। ठीक, उसी तरीके से हमारे पास दूसरे एक फेज की वाइंडिंग करेंगे। दूसरा फेज हमारे पास ये है, मान लो ये हमारा एक फेज है और यहाँ से हम तार को हम थोड़ा सा बेटा इसको इधर कर दें जिससे कि डायग्राम बनाना थोड़ा और आसान हो जाए। ये तार हम यहाँ से हटा के इधर कर देते हैं।
इसको हम इससे जोड़ देते हैं और यहाँ हम ऐसे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाए होते हैं और इसको हम इससे जोड़ के और यहाँ से हम वेरिएबल रेजिस्टेंस से ऐसे निकाल देंगे और एक हम वायर और लेंगे, 3 इसमें भी पूरा इस तरह से स्टैंपिंग्स बनी होती है और उसके खांचे से हम लोग क्या करते हैं वाइंडिंग करके और वहाँ से हम ऐसे ये लगा देते हैं। अब बात करनी है हमें इसमें, चूँकि ये भी तो वाइंडिंग की है गई है, लेकिन ये वाइंडिंग बेटा आपके पास क्या है, दोनों साइड में अभी तो ओपन है ना, तो यहाँ पर भी सेम वही कंसेप्ट लगेगा कि जब ये रोटेट करेगा कहीं से मैकेनिकल एनर्जी, मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, मैग्नेटिक एनर्जी मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर बनाना है तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस वाइंडिंग्स पर आनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तभी आएगी जब ये दोनों के दोनों एंड्स कनेक्टेड होंगे। जैसे यहाँ पर एंड रिंग्स लगा दिया था कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पर एंड रिंग्स नहीं लगती हैं, यहाँ पर वाइंडिंग की गई है। तो अब बेटा वाइंडिंग की गई तो हम लोग क्या करेंगे, इसके इन तीनों टर्मिनल को आपस में हम कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके एक पॉइंट बना के और इसको हम इसी में जगह होती है इसको अंदर फिक्स कर देते हैं, तो ये शेप पूरा रोटर का दिखेगा। और यहाँ पर भी हम ये वाइंडिंग्स को ऐसे ले आते हैं और ये स्लिप रिंग्स हमारे पास, एक स्लिप रिंग S1, दूसरी स्लिप रिंग S2 और तीसरी स्लिप रिंग S3, 3 स्लिप रिंग्स हैं। इन 3 स्लिप रिंग्स के ऊपर वाले ब्रश पे पहले सप्लाई दे देते हैं और तार रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस के तार को हम नीचे निकालते हैं। लेकिन हमें इस पॉइंट को भी क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए हम लोग रियोस्टेट वाला कंसेप्ट लगाते हैं। यहाँ पर एक रियोस्टेट का वेरिएशन का हम लोग पॉइंटर लगा देते हैं, एक इधर लगा देते हैं और लगाने के बाद यहाँ से हम 3 तार बाहर निकाल के इसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। अब ये रियोस्टेट लगा देने से क्या फ़ायदा होता है, उसका रीज़न ये है कि रियोस्टेट लगाएंगे इसका मतलब हम इस वायर का रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं और ये वायर डायरेक्टली इस वायर से जुड़ा है, इसका मतलब हम इस फेज के वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से हम दूसरे वाले फेज के भी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं और तीसरे वाले, और ये काम हम रनिंग कंडीशन में कर सकते हैं। क्या इसमें इस तरह के जो स्टैंपिंग्स लगे थे, एल्युमिनियम के कंडक्टर लगे थे, क्या इसमें हम इसका रेजिस्टेंस रनिंग कंडीशन में चेंज कर पाएंगे? हमें अगर इसका रेजिस्टेंस चेंज करना होगा तो पूरा का पूरा हमें इस सिलेंडर से एल्युमिनियम के कंडक्टर्स को बाहर निकालना पड़ेगा और दूसरे रेजिस्टेंस का कुछ एल्युमिनियम का कंडक्टर इसमें लगाना पड़ेगा और वो हमारे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होगा। ठीक है, हमें हैमरिंग करनी पड़ेगी, छेनी हथौड़ी से उसको बाहर निकालो, सब काम करना पड़ेगा। यहाँ पर ये काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं और इसलिए इसका नाम है स्लिप रिंग। क्योंकि और ये सारा का सारा काम किसकी वजह से पॉसिबल है, स्लिप रिंग के वजह से पॉसिबल है। इसीलिए इसको हम नाम देते हैं स्लिप रिंग रोटर, या इसे हम फेज वाउंड रोटर भी बोलते हैं। तो देखो 3 फेज की वाइंडिंग की गई है ना, इसलिए इसका नाम है फेज वाउंड रोटर। अब बात आती है कि इस पे अब हमें इसकी वर्किंग देखनी है इस मशीन की। तो वर्किंग देखने के लिए हमें थोड़ा सा इस तरह का एक डायग्राम मैं बड़ा बना रहा हूँ और यहाँ पर उस डायग्राम को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। तो अब हम लोग इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका है। हम लोग बेसिकली इसमें 3 क्वेश्चंस पढ़ेंगे और 3 क्वेश्चन में ही हम लोग का 3 फेज इंडक्शन मोटर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका ये आता है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ 3 फेज IM। IM का मतलब है इंडक्शन मोटर। जब भी हम इंडक्शन मोटर लिखेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में उसे हम IM लिख देंगे। ठीक, तो इसे जो आपको लिखना है वो हम बताएंगे, लेकिन पहले सबसे पहले इसको समझो कि क्या चीज़ ये है। मान लो ये आपके पास एक स्टेटर है, ठीक है, और स्टेटर ऐसे यहाँ पर एक फाउंडेशन बना होता है, इस पर हम लोग नट बोल्ट से इसको यहाँ पर फाउंडेशन पर टाइट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। और ये आपका स्टेटर है, स्टेटर का फ्रेम है, आउटर बॉडी है। और इसके बाद इसमें हम लोग कोर लगा देते हैं, ठीक है, ये हमारा स्टेटर का कोर है।
अब स्टेटर कोर के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, रोटर भी होगा। ठीक है, अब स्टेटर की वाइंडिंग भी, तो मान लो हमारे पास स्टेटर की वाइंडिंग, पहली वाइंडिंग हमने एक फेज की वाइंडिंग ऐसे कर दिया और इसका तार हमने बाहर निकाल दिया। अब इसको स्टार या डेल्टा किसी में भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और ये कनेक्शन करना आपको कैसे कनेक्शन किया जाता है ये हमने बात की, बताया भी है। दूसरी वाइंडिंग हमने ऐसे कर दिया दूसरे फेज की, और उसका भी तार हमने बाहर निकाल दिया। वैसे ही हमने एक तीसरे फेज की वाइंडिंग भी कर दिया, और इसका भी एक तार हमने बाहर निकाल दिया। और ये 3 फेज इंडक्शन मोटर, उसके 3 टर्मिनल बाहर निकलने चाहिए। बेसिकली इसके 2 टर्मिनल हैं, इसके 2 टर्मिनल हैं, और इस वाली वाइंडिंग के भी 2 टर्मिनल हैं। लेकिन 2 टर्मिनल में से एक टर्मिनल को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, और उसके बाद तो फिर हम लोग एक टर्मिनल बाहर निकालते हैं। ठीक, और इसका अगर डायग्राम आपको देखना है तो आप 3 फेज ट्रांसफार्मर में हमने कनेक्शन डायग्राम बताया था कि स्टार में कनेक्शन कैसे करते हैं, 6 टर्मिनल को 3 टर्मिनल में कैसे बनाते हैं, या फिर डेल्टा में हम लोग काम कैसे करते हैं। ठीक, तो यहाँ हम लोग अब क्या देंगे, 3 फेज की सप्लाई देंगे। यहाँ पर इन तीनों पॉइंट्स पर हम 3 फेज की सप्लाई देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझना है कि जैसे ही हम इसे 3 फेज की सप्लाई देते हैं, तो निकोला टेस्ला ने इसी चीज़ को फील किया था कि 3 फेज की सप्लाई देने पर होता क्या है। ये रोटर है आपका, इसको हम थोड़ा ठीक से और बना देते हैं। और आपको एक चीज़ समझनी है कि भाई मैकेनिकल एनर्जी आपको कहाँ से लेनी है। मेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप ये समझ गए कि मैकेनिकल एनर्जी आपको किस पोर्शन से लेनी है, रोटर से लेनी है कि स्टेटर से लेनी है, तो अगर आपको खुद अगर अपने आप से सवाल पूछोगे तो आपको जवाब मिलेगा कि भाई मैकेनिकल एनर्जी तो हमको रोटर से ही मिल रही है। स्टेटर तो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, जो ये मूव करेगा ही नहीं, और रोटर आपका रोटेट करेगा। और अगर रोटर हमें मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है, रोटर हमें क्या देगा, मैकेनिकल एनर्जी, तो रोटर के कंडक्टर्स पर या रोटर की वाइंडिंग पर क्या आनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होनी चाहिए। किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। और आप देखो कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे किसको रहे हैं, स्टेटर को। स्टेटर को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, और इस स्टेटर और रोटर के बीच में तो बहुत एयर गैप है, मतलब हवा है। स्टेटर और रोटर के बीच में तो एयर है, तो स्टेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी रोटर पर तो डायरेक्ट नहीं आ रही है। तो क्या होता है, इंडक्शन मोटर, इसका नाम निकोला टेस्ला ने क्यों बोला, उसका रीजन है कि जैसे ही हम 3 फेज की सप्लाई देते हैं तो एक बड़ी मतलब अद्भुत चीज बनती है, उसको हम बोलते हैं आरएमएफ, और इसका फुल फॉर्म है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, या रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, ये भी बोल सकते हो, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड या फिर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और 3 फेज की सप्लाई देने पर इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये आरएमएफ एक स्पीड से इधर चलता है, उस स्पीड को हम नाम देते हैं एनएस। और ये एनएस जो है, इसका मतलब है सिंक्रोनस स्पीड। और इस सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला भी एक होता है, एनएस इक्वल टू 120 इंटू एफएस डिवाइडेड बाई पी। अब ये क्या है पहले ये समझो। एफएस क्या है, आपके सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है, जिसको अभी आप एफ बोलते थे, इसको हम इसे एफएस बोलेंगे। मतलब जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है इंडिया में, वही हमारी एफएस है। पी क्या है, आपके नंबर ऑफ पोल्स हैं। मतलब यहाँ पर हम स्टेटर पर वाइंडिंग जो किए हैं, इस वाइंडिंग से हमारे पास
पोल क्रिएट होते हैं। वाइंडिंग से ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड आई इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को हम पोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है इस तरीके से इस डायरेक्शन में, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक मैग्नेट की वजह से बना है और यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है। तो इसका मतलब है कि इस मैग्नेटिक को हम इस मैग्नेटिक फील्ड को हम दो पोल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वैसे ही जब यहाँ पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो उसकी वजह से यहाँ पर कुछ पोल्स भी क्रिएट हुए होंगे, पहले पोल क्रिएट हुए होंगे और फिर हम लोग उसमें जब 3 फेज की सप्लाई देते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। ठीक है, अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होती है इसका हम कभी बाद में आपको इसका जिक्र कर देंगे, कैसे क्रिएट होती है। अभी बस आप इतना समझो कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। 3 फेज की सप्लाई अगर हम स्टेटर की वाइंडिंग को, जो 3 फेज का वाइंडिंग है, उसे हम देंगे तो क्या क्रिएट होगा? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। हम आरएमएफ का एक नया वीडियो कोई बना के आपको उसको दिखा देंगे कि कैसे क्या होता है, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि जैसे ही 3 फेज की सप्लाई देंगे तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से ऐसे इसमें पूरा ऐसे ये रोटेट कर रहा है, मतलब ये ऐसे पूरा रोटेट करता जाएगा। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे क्या कर रहा है? पूरा रोटेट करेगा। और इसके रोटेशन की स्पीड क्या है? ns, और ns का फॉर्मूला अभी हमने बताया 120 Fs/p। तो Fs तो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है, इंडिया की फ्रीक्वेंसी है वे, या आप अमेरिका में अगर बात करो तो अमेरिका की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो हम लोग वो 50 रख देंगे। और नंबर ऑफ पोल्स पर डिपेंड करता है कि ns क्या होगा। तो अगर हम बात करें कि इंडिया में, अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में मैक्सिमम सिंक्रोनस स्पीड कितनी हो सकती है, तो उसका जवाब आप यहीं से देख सकते हो। 120 Fs, इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50। और बेटा इसको मैक्सिमम होने के लिए पोल को मिनिमम होना पड़ेगा, और पोल मिनिमम कितने हो सकते हैं? आपको मालूम है, इंटर में पढ़ा होगा कि पोल्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। 2 पोल होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे या 8 होंगे। तो यहाँ पर पोल की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 2। और जब 2 रखोगे 120 × 50/2 करोगे तो ये आ जाएगा 3000 RPM, और इसकी यूनिट बेटा होती है RPM। RPM का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब कहोगे कि सर हम लोग रिवॉल्यूशन पर मिनट में क्यों बात करें, हम लोग तो एंगुलर स्पीड को रेडियन पर सेकेंड में देखे थे। बेटा अब बताओ, रेडियन पर सेकेंड, 1 सेकेंड के टाइम में रोटर कितना एंगल रोटेट किया रेडियन में, ये मेजर करना भाई जाहिर सी बात है कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए उतना पॉसिबल नहीं है कि 1 सेकेंड का ड्यूरेशन बहुत कम है, लेकिन 1 मिनट का जो ड्यूरेशन है वो अच्छा खासा ड्यूरेशन है, और उसमें हम काउंट कर लेते हैं कि कितना रिवॉल्यूशन किया, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस काउंट कर लेते हैं, और उसके बाद हम उसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास इसका फॉर्मूला है, हम लोग आगे इसको डिस्कस भी करेंगे। तो जब भी हम लोग कभी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में अब बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल मशीन में रोटेशन की जो स्पीड है वो हमेशा रिवॉल्यूशन पर मिनट में ही लिखी जाएगी। हम लोग हमेशा रिवॉल्यूशन पर मिनट में ही उसकी बात करेंगे। और जहां पर भी, और ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर में हमने बात किया था n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स होता है, लेकिन ये नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, ये एक सिंक्रोनस स्पीड है, और ये किस में है? RPM में है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। और इस सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला 120 Fs/p है। तो जैसे ही 3 फेज की हमने सप्लाई दी तो इस पर क्या बना? एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बेटा इसमें रोटेट करेगा। और आपको मालूम है कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहाँ से यहाँ ले जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई वायर कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक आसानी से हम ले जा सकते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी, आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एयर में भी पास करता है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल करंट है वो एयर में पास नहीं होगा। ठीक, तो वो मैग्नेटिक एनर्जी मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से रोटर पर भी आ जाएगा। देखो ये रोटर पर भी ये मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो रोटर पर भी आ जाएगा। अब रोटर पर जब आएगा तो बेटा रोटर के अंदर क्या लगे हैं? कंडक्टर्स हैं। वहाँ पर देखो आपने कंडक्टर्स की हमने बात की थी, मतलब रोटर पर या तो वाइंडिंग होगा या रोटर पर कंडक्टर होगा, ऐसे।
और ये कंडक्टर्स क्या हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। ये आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं, ठीक। अब ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐसे क्या कर रही है, इसमें भी ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगी ns की स्पीड से। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ns की स्पीड से रोटेट करेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड बेटा इधर मूव कर रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो कंडक्टर इधर मूव कर रहा है, किस स्पीड से, ns की स्पीड से। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में बात करें, विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर्स किधर जा रहे हैं, ns की स्पीड से इधर आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं किसी स्पीड v से, तो अगर हमारे रेस्पेक्ट में, हमारे कंधे पे एक बंदर बैठा होगा तो वो देखेगा कि तुम सारे लोग पीछे जा रहे होगे। हम आगे बढ़ रहे हैं तो वो लोग क्या, तुम लोग सारे लोग क्या हो गए हो, पीछे हो रहे हो, पीछे जा रहे होगे। इसका मतलब है कि अगर हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ही बैठ जाए और उसके बाद हम देखेंगे तो कंडक्टर क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और अभी मैंने शुरुआत में जब जनरेटर की बात बताई थी तो जनरेटर के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जो वहाँ पर ईएमएफ जनरेट होता है वो VL क्रॉस B होता है, ठीक है। तो B हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, V क्या है, कंडक्टर की स्पीड होती है, मैकेनिकल एनर्जी है, यही कंडक्टर को कौन कितनी मैकेनिकल एनर्जी हमने दी। तो भाई अब अगर हम इसके रेस्पेक्ट में देखें, मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, तो कंडक्टर हमारा क्या कर रहा है, पीछे की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब कि इन सारे के सारे कंडक्टर्स पर एक ईएमएफ आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर जा रही है तो उसके रेस्पेक्ट में कंडक्टर इधर जा रहा है, तो कंडक्टर को वेलोसिटी मिल गई और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब इन सारे के सारे कंडक्टर्स पर एक ईएमएफ आ जाएगा। और ईएमएफ कैसे आएगा, उस ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होगी कि जो इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या करे, अपोज करे। तो उसके लिए हम बात करेंगे, जैसे मान लो हमारे पास ये कंडक्टर है, ठीक, ये एक कंडक्टर है। अब कंडक्टर किधर मूव कर रहा है, अगर हम इसको देखें तो ये कंडक्टर आपका मूव कर रहा है ऐसे। और ये 12th में कंसेप्ट है, इसको जाके 12th की चीज़ों को एक बार ध्यान से देखना। तो ये आपके पास मान लो कंडक्टर ऐसे है और कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ। कंडक्टर कैसे जा रहा है, इधर। इसका मतलब जो ये कंडक्टर है इसका ये वाला टर्मिनल जो बनेगा पॉजिटिव बनेगा और ये वाला निगेटिव बनेगा। और इसको समझना है तो आप जाके देख लेना, ये टॉपिक इसका जो नाम है इसको हम लोग पढ़े थे मोशनल ईएमएफ में। और फैराडेज लॉ में जब आप पढ़ना तो आप देखना मोशनल ईएमएफ का एक टॉपिक होगा, उसको पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा आपको। तो ये आपके पास एक कंडक्टर है, जब इसके रेस्पेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है। कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है तो इस कंडक्टर के ऊपर ये वाला, इसका ये वाला सिरा पॉजिटिव बनेगा और ये वाला सिरा नेगेटिव होगा। और आपको मालूम है, इसका मतलब है कि इसका ये सिरा, अगर जैसे मान लो इसको हम ऐसे कर दें तो ये A है और ये B है इस कंडक्टर का, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब हम A को अंदर कर दें, B को बाहर कर दें। तो अब बताओ बैटरी में करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, बैटरी की करंट माइनस से प्लस की तरफ जाती है। इसका मतलब हमारा जो करंट होगा माइनस से किधर जाएगा, प्लस की तरफ। मतलब ये बाहर से अंदर की तरफ, इसमें करंट ऐसे फ्लो होगी, इसमें करंट ऐसे फ्लो होगी। इन सब में करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। हमने इन करंट की डायरेक्शन को यहाँ बना दिया। और देखो करंट क्यों आएगी, उसका रीजन क्या है। करंट तब तक नहीं आ सकती जब तक ये आपस में कनेक्टेड नहीं थे। कंडक्टर हैं, कंडक्टर के पास क्या है बेटा, ईएमएफ तो आ गया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ VL क्रॉस B से हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज तो आ गया, लेकिन वो वोल्टेज करंट में तभी तब्दील होगा जब सारे के सारे कंडक्टर आपस में कनेक्टेड हो। क्योंकि करंट हमेशा क्लोज लूप में फ्लो होती है, ओपन लूप में नहीं। क्योंकि अगर एक केवल कंडक्टर है तो इस कंडक्टर के बगल में एक दूसरा कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, लेकिन इस कंडक्टर में ईएमएफ है, इस कंडक्टर में ईएमएफ है। अगर आप इसको समझना है तो है, समझ लो कि एक बैटरी है, बैटरी को ऐसे ही हमारे दुकानों पर जाके देखो, बैटरी तो ऐसे खुली रहती है, तो क्या बैटरी से करंट निकलती है? नहीं। जब हम बैटरी को किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करते हैं, तब उस बैटरी से करंट फ्लो
होती है और वो डिस्चार्ज होती है। तो वैसे ही ये सारे के सारे जो कंडक्टर हैं ये तो एक बैटरी की तरफ बिहेव करने लगे, सब के सब में वोल्टेज बन गया और वोल्टेज की वैल्यू VL क्रॉस B तो हो गई, लेकिन उसमें करंट आना है। करंट आने के लिए इन सबको हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो इन सारे के सारे कंडक्टर्स में करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब अब जो क्रॉस से हमने दिखाया है ये सारे के सारे कंडक्टर्स हैं अंदर की तरफ, मतलब करंट इसमें फ्लो हो रही है। ठीक, अब बात आती है कि यहीं पर समझना है कि आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ थी। स्टेटर पर आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी थी, लेकिन हमें रोटर से क्या लेनी है, आउटपुट। रोटर का आउटपुट क्या है, हमें रोटर हमें ऐसे इसका शेफ्ट रोटेट करके हमको क्या देगा, मैकेनिकल एनर्जी। तो भाई हमें स्टेटर से क्या मतलब है, हमें बात करनी है रोटर की, क्योंकि रोटर से हमें निकल रहा है कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो हमारे रोटर पर कौन कौन सी एनर्जी आनी चाहिए, मैग्नेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर रोटर पर ये दोनों एनर्जी होगी तभी रोटर से मैकेनिकल एनर्जी मिल पाएगी। ऐसा थोड़े है कि मैकेनिकल एनर्जी किसी दूसरे सिस्टम से निकाल लो और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक किसी दूसरे सिस्टम पर दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीन एनर्जी है, यही नेचर का लॉ है कि तीन एनर्जी में से कोई भी दो एनर्जी प्रेजेंट है तो तीसरी अपने आप बनेगी। तो हमें बनानी है मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन हमें जहाँ से मैकेनिकल एनर्जी लेनी है उस पॉइंट पर, उस जगह पर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी होनी चाहिए। तो 3 फेज की सप्लाई दिया तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब ये मैग्नेटिक एनर्जी है। और ये मैग्नेटिक एनर्जी पूरा स्टेटर हो चाहे एयर गैप हो चाहे रोटर, हर जगह ये एनर्जी आ गई, क्योंकि मैग्नेटिक एनर्जी एयर में भी फ्लो करती है। तो आपने स्टेटर पर वाइंडिंग पर इलेक्ट्रिकल सप्लाई 3 फेज की दी तो यहाँ पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी आ गई। अब बात करनी है कि यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाना मतलब यहां पर करंट ले आना है। तो कैसे करंट आया, क्योंकि देखो यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी और यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं थी, इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में था। यहां पर जब इसने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया तो मैग्नेटिक एनर्जी बना और मैग्नेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में ये सारे के सारे कंडक्टर रेस्ट में थे। इसका मतलब अगर फैराडे के लॉ को भी ध्यान में रखो तो फैराडे का लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी भी कॉइल के एरिया में फ्लक्स में चेंज आएगा तो हम वहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड करेंगे, और तो वो ईएमएफ ही VL क्रॉस B था। ठीक, तो अब देखो कि यहाँ पर ये कंडक्टर सब के सारे के रोटर के कंडक्टर सब रेस्ट में हैं और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव कर रही है। इसका मतलब अगर आप एक फ्रेम बना लो, जैसे ये कॉइल है, ये कॉइल है, ऐसे कॉइल बनी हुई है, पूरा इसमें लगी हुई है, इस तरीके से हमने इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया है। ठीक, तो अब ये कंडक्टर इसके साथ मिला के एक एरिया बना लेगा, ये इसके साथ सबके साथ अपना एक लूप बनेगा और ये सबके सब रेस्ट में है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव कर रही है। तो क्या सारे के सारे एरिया पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, उसके एरिया में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो उन सारे के सारे कंडक्टर्स पर क्या बनेगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और उस ईएमएफ के वजह से इस पर क्या क्रिएट होगा, करंट आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे कंडक्टर आपस में शॉर्ट सर्किटेड हैं, इनको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटेड हैं, एंड रिंग से जुड़े हुए हैं। तो अब इनके पास क्या आ जाएगी, करंट। अब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पाया गया तो उसके ऊपर फोर्स लग जाएगा, और ये हमारा मोटर का प्रिंसिपल है F = IL क्रॉस B। क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें करंट आ गई तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ ऐसे, करंट किधर जा रही है, अंदर की तरफ, अंदर है वो क्रॉस बनाया है तो अंदर, तो हथेली जिधर धक्का देगा फोर्स उधर लगेगा। इसका मतलब है कि इस कंडक्टर पर फोर्स इधर लगा, इस पर फोर्स इधर लगा, इस पर फोर्स इधर, इन सारे के सारे कंडक्टर पर एक डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लग गया। और अगर ये सारे के सारे कंडक्टर पर ऐसे फोर्स लगेगा तो इसका मतलब है कि ये रोटर हमारा क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा, इसके ऊपर एक टॉर्क लगा और ये रोटर आपका रोटेट कर जाएगा। किस स्पीड से रोटेट करेगा, जिस स्पीड से ये रोटेट करेगा उसको हम नाम देते हैं NR, रोटर की स्पीड, और वो भी RPM में ही बात करेंगे। ठीक है, तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। और इसको मैंने बोला था ना शुरुआत में कि ये सिंगली एक्साइटेड है। और आप देखो कि आपने केवल और केवल
3 फेज की सप्लाई दी है, और 3 फेज की सप्लाई देने के बाद आपको सारा चीज़ अपने आप हुआ है। 3 फेज की सप्लाई दिया, 3 फेज सप्लाई देने पर क्या बना, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एयर गैप को क्रॉस करते हुए आया और रोटर के कंडक्टर्स को कट किया, और रोटर के कंडक्टर को कट करने पर क्या बना, यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, और इस ईएमएफ के इंड्यूस्ड होने के वजह से, और चूंकि स्लिप ये सारे के सारे रिंग्स कनेक्टेड थे आपस में, एंड रिंग से, ये सारे के सारे कंडक्टर एंड रिंग से कनेक्टेड थे, तो उसके वजह से इसमें करंट आ गई, और करंट आई तो उस करंट पर मैग्नेटिक फील्ड में वो करंट प्रेजेंट हुई, तो उसके ऊपर क्या लग गया, फोर्स लग गया, और ये सारे के सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में हैं। और खुद तुम समझो कि सारे के सारे कंडक्टर पर इधर फोर्स, ये इस पे इधर फोर्स, इस पे इधर फोर्स, तो ये सारे के सारे फोर्स आपस में क्या बना दिए, टॉर्क बना दिए, और ये रोटर क्या कर गया, एनआर की स्पीड से रोटेट कर गया। तो इसकी जब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन जब लिखेंगे, तो ये तो पूरा पूरा मैकेनिज्म है। हम लोग जब इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन लिखते हैं तो उसमें हम लोग इतना बड़ा सिस्टम नहीं बनाते हैं, पूरा पूरा हम केवल इतना बनाएंगे, और यही बस केवल हम यहाँ पर दिखाएंगे। इस तरीके से आप बना लीजिएगा। जब भी आपको पेपर में काम करना हो तो आप ये हम हटा देते हैं, इसको हम बात नहीं करेंगे, इतना पोर्शन, ठीक। हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से बात कर देते हैं। ये हमारा पूरा डायग्राम होगा। जब आप पेपर में इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका डायग्राम ये होगा। आपने ये बना लिया ऐसे एनआर, और इसके ऊपर एक टॉर्क भी लगा था, उस टॉर्क को हमने दिखा दिया यहाँ पे टी, और कुछ इसके नाम थे, उसके नाम भी हम लोग लिख लेते हैं। और वो नाम है आपका, ये क्या था आपका, रोटर, और ये सब तो फोर्स लगे हुए थे, ये सब आपके फोर्स थे, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, इसके बीच में ये क्या है, इसको हम बोलेंगे एयर गैप। ये क्या है आपका, स्टेटर, और इसके ऊपर जो ऐसी वाइंडिंग की गई है इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेटर वाइंडिंग, ठीक है। और ये जो आपके पास बना हुआ है ये सब, ये आपके क्या हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एनएस की स्पीड से इधर सब के सब रोटेट इधर चल रहे हैं। ये सब के सब एनएस की स्पीड से ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। कभी यहाँ पर है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, कितने स्पीड से आ रहा है, एनएस की स्पीड से। तो अब अगर आपसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल पूछा जाए तो कैसे हमको पेपर में लिखना होगा, ये हम अभी डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर तुरंत। तो सबसे पहले इसका वर्किंग प्रिंसिपल, तो इसका जो पहला पॉइंट है कि ये क्या लिखा जाएगा कि द वर्किंग प्रिंसिपल या द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले हम बात लिखेंगे इसकी, क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट की बात करें, क्योंकि इसका नाम ही है ये 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो ये किस पर बात करेगा, किस पर बेस्ड है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। तो ये तो इसका एक तरीके से वर्किंग, मतलब ये रूल है, किस प्रिंसिपल पर काम करेगा। अब इसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसका ऑपरेशनल प्रिंसिपल की बात करेंगे तो पहली चीज़ हम क्या लिखेंगे कि जैसे ही हम इसे 3 फेज की सप्लाई दिए, तो आप बताओ कि 3 फेज की सप्लाई देने पर सबसे पहले क्या बना था, स्टेटर पर हमें 3 फेज की सप्लाई कनेक्ट किए तो सबसे पहली चीज़ क्या बनी थी, आरएमएफ, ठीक है। और वो आरएमएफ किस स्पीड से रोटेट कर रहा था, एनएस, और एनएस का फॉर्मूला क्या था, 120 fs/p, और इसका नाम क्या था, सिंक्रोनस स्पीड। तो क्या क्या लिखेंगे कि इफ वी कनेक्ट अ 3 फेज सप्लाई ऑन स्टेटर वाइंडिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी जनरेटेड विच विल रोटेट विद स्पीड ऑफ ns, और ns इक्वल टू 120 fs/p। ये हम लोग बात कर लेंगे सीधे सीधे।
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि भाई अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर की वाइंडिंग से बना, लेकिन ये एयर गैप को क्रॉस करके कहाँ आएगा, रोटर के पास आएगा और रोटर के कंडक्टर्स को कट करेगा। रोटर कंडक्टर कट करने का मतलब रोटर के कंडक्टर के एरिया में फ्लक्स में चेंज करेगा। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि दिस आरएमएफ पासेस द एयर गैप एंड कट्स द रोटर कंडक्टर्स। रोटर कंडक्टर को कट किया ड्यू टू रिलेटिव सेपरेशन। अब देखो रोटर का कंडक्टर रुका हुआ है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव सेपरेशन आया। दोनों एक मतलब एक तेजी से चल रहा है और एक रुका हुआ है, तो उन दोनों के बीच में सेपरेशन है। तो ड्यू टू रिलेटिव सेपरेशन, और इसी से बेटा देखो जो फैराडेज लॉ है, फैराडेज लॉ बेस्ड है पूरा का पूरा रिलेटिविटी पे, पूरा का पूरा रिलेटिव। अगर मान लो कि मैग्नेटिक एक कॉइल ले लो और एक मैग्नेट ले लो, और कॉइल को रेस्ट में रखो, मैग्नेट को मूव कराओ, आगे पीछे उस पर मैग्नेट मूव कराओ तो उस कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा। अब मैग्नेट को रेस्ट में रखो, कॉइल को मूव कराओ तो भी कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा, करंट आएगी। अब अगर तुम कॉइल और मैग्नेट दोनों को मूव कराओगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, लेकिन मूव कराने की डायरेक्शन क्या है। अब मान लो कि कॉइल को भी आगे v वेलोसिटी से ले जाओ और मैग्नेट को भी v वेलोसिटी से, एक ही डायरेक्शन में दोनों को ले जाओ, तो दोनों अगर एक डायरेक्शन में चलेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में ये मैग्नेट रेस्ट में है और मैग्नेट के रेस्पेक्ट में एक कॉइल रेस्ट में है, तो उस केस में आपके पास इस पर ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। इसीलिए फैराडे ने एक सिंपल लैंग्वेज बोल दिया कि अगर कॉइल के एरिया में फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स तभी चेंज होगा जब दोनों की स्पीड अलग अलग होगी। अगर सेम स्पीड से एक ही डायरेक्शन में दोनों चलेंगे, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के साथ साथ ही हमेशा हैं। अगर ये इससे 1 मीटर की दूरी पर है तो वो हमेशा 1 मीटर की दूरी पर होगा। अगर इस मैग्नेट की वेलोसिटी और कॉइल की वेलोसिटी दोनों एक समान है, एक ही डायरेक्शन में है तब। लेकिन अगर कॉइल की वेलोसिटी कुछ अलग है, मैग्नेट की कुछ अलग है, तो कॉइल और मैग्नेट के बीच में एक रिलेटिव सेपरेशन या रिलेटिव अप्रोच कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो ड्यू टू रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टेशनरी कॉइल और ईएमएफ विल इंड्यूस्ड, वहां पर क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। ठीक है, तो दूसरा बात हमें बात करनी है कि रिलेटिव सेपरेशन की वजह से यहां पर एक ईएमएफ डेवलप होगा और वो ईएमएफ करंट में तब्दील होगा। कैसे? क्योंकि सारे के सारे कंडक्टर्स क्या हैं, आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हैं बाई एंड रिंग्स। एंड रिंग से वो सारे के सारे कनेक्टेड हैं, तो वहां पर क्या आ जाएगी, करंट फ्लो हो जाएगी। ठीक, अब तीसरा पॉइंट क्या है कि अब ये करंट कैरिंग जो कंडक्टर्स हैं ये कहाँ पाए गए, मैग्नेटिक फील्ड में पाए गए। तो करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्ज फोर्स, इस जो फॉर्मूले की बात हम बार बार कर रहे थे, F = IL क्रॉस B जो है, ये हमारा कौन सा फोर्स है, लॉरेंट्ज ने इस फॉर्मूले को दिया था, इसलिए इसको हम लोग लॉरेंट्ज फोर्स के नाम से भी जानते हैं कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो जैसे ही ये करंट कैरिंग कंडक्टर, जब करंट आया इस कंडक्टर के ऊपर तो ये कंडक्टर्स कहाँ पाए गए, मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा रहेगी ही रहेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग कंडक्टर्स पाए गए और इन करंट कैरिंग कंडक्टर्स पर एक फोर्स लग गया जिसे हम बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। तो इस तरह से लिखेंगे कि दीज करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर प्रेजेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, हेंस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट ऑन ईच कंडक्टर, और ड्यू टू the electromagnetic force on each conductor the rotor will rotate, या torque will develop on rotor and rotor will rotate with speed of nr। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर करंट आएगा तो वो फोर्स बनेगा और F से क्या बन जाएगा, टॉर्क, और इसके बाद ये रोटर क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा nr की स्पीड से। ठीक है, तो ये तो इसकी वर्किंग है। पहली चीज़ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। दूसरी जो हम पहला पॉइंट जो वर्किंग प्रिंसिपल जब लिखेंगे हम यहाँ पर, इसका जब हम वर्किंग लिखेंगे तो वर्किंग में सबसे पहले ये लिखेंगे 3 फेज सप्लाई देने पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना, और उसके बाद वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर के कंडक्टर को कट किया, जिसकी वजह से वहाँ पर ईएमएफ आया और उसमें करंट आ गई। और तीसरी चीज़ क्या लिखेंगे कि वो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पाए गए, जिसकी वजह से उसके ऊपर फोर्स आ गया, और चूंकि फोर्स सारे के सारे इस डायरेक्शन में बने हैं कि वो टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा, और टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक रोटर की स्पीड आ जाएगी nr। अब इन
सारी चीज़ों को देखने के बाद ये तो वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, और साथ में आपसे एक चीज़ और पूछा जाता है, इन सभी चीज़ों को समझने के बाद एक चीज़ और पूछा जाता है आपसे, वो होता है, उसको हम बोलते हैं स्लिप। स्लिप क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है स्लिप। स्लिप है क्या? स्लिप का मतलब, जैसे आप समझ रहे हो कि स्लिप का मतलब होता है फिसलना, तो उसकी ठीक है, बात सही है, उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं फिसलना। लेकिन फिसलना कहते किसे हैं हम? जब हम बात करें कि फिसलना किसे कहते हैं, तो बहुत से लोगों का जवाब ये होता है कि सर अगर कहीं फ्रिक्शन की सरफेस के ऊपर कम है तो हम फिसल जाते हैं। भाई फ्रिक्शन कम है तो हम फिसल गए, तो ये फिसलना एक डेफिनेशन थोड़ी, फिसलने की डेफिनेशन नहीं हुई, ये तो हम फिसलने को बता रहे हैं, कैसे, कारण बता रहे हैं कि कैसे फिसल गए। जब फ्रिक्शन की सरफेस पे नहीं होगा, हम चलेंगे तो वहाँ फिसल जाएंगे, लेकिन फ्रिक्शन होगा तो हम वहाँ नहीं फिसलेंगे। इसका मतलब फ्रिक्शन सिर्फ फिसलने का रीजन बता रहे हो, फिसलने को डिफाइन नहीं कर पाए। तो फिसलना क्या होता है? जैसे मान लो कि हमारा ये हाथ है, देखो अभी हमारा हाथ दोनों एक साथ चल रहा है, दोनों एक साथ है, क्या यहाँ पर फिसलन है दोनों हाथों के बीच में? नहीं है। लेकिन इसको अगर ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे कि ये हमारा हाथ आपस में एक दूसरे से क्या कर गया? स्लिप कर गया, फिसल गया। तो जब दोनों स्लिप किए, ये सरफेस स्लिप किया, तो स्लिप करने की कंडीशन क्या हुई? ये हाथ इधर जा रहा था, ये वाला हाथ इधर जा रहा था। तो जब दो वस्तुओं के बीच में जो कांटेक्ट में हैं या फिर नहीं हैं, उनके बीच में अगर मान लो कि हम दोनों हाथ ऐसे लगे हुए हैं और कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसे मैग्नेट लगा लिया, यहाँ मैग्नेट लगा लिया, और इस मैग्नेट से ये हाथ हमें रुके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और ये साथ साथ ऐसे चल रहे हैं, तो ये फिसलन नहीं हुआ। इसे हम बोलेंगे कि हमारा हाथ लॉक है। इसको हम लोग फिसलने को रोकने के लिए क्या करते हैं? लॉकिंग करते हैं। तो हमारा अगला एक मोटर होगा सिंक्रोनस मोटर, वो प्योर लॉकिंग पर बेस्ड है, और ये मोटर हमारा प्योर स्लिपिंग पर बेस्ड है। तो अब एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इधर चल रहा था, रोटर रुका हुआ था, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर दोनों की स्पीड में डिफरेंस था। तो फिसलना क्या होता है? जब कभी दो वस्तुएं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सेपरेट हो रही हैं, दो वस्तुएं जब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उनकी वेलोसिटीज अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो दोनों सेपरेट हो जाएंगी। जैसे इस हाथ की वेलोसिटी अलग कर दो, इसकी अलग कर दो, तो ये अपने आप यहाँ से अलग हो जाएगा, फिसल जाएगा। तो स्लिपिंग जो होता है, स्लिपिंग इज द रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज। जैसे हम लोग चलते हैं तो फिसल जाते हैं, तो फिसलते हैं कैसे? जिस सरफेस पे हम चल रहे हैं वो सरफेस तो रुका हुआ है, वो तो रेस्ट में है, हमारा पैर जो है वो आगे चला जाता है। जब हमारा पैर आगे चला गया और हम रुके हुए हैं, मतलब फर्श रुका हुआ है और हमारा पैर आगे चला गया, तो हम कहेंगे कि हम फिसल गए। और अगर हमारा पैर हमारी ज़मीन के साथ साथ चल रहा है तो उसमें कहेंगे कि हम रुके हुए हैं, हम फिसल नहीं रहे हैं। तो फिसलना का मतलब होता है, स्लिपिंग का मतलब होता है दो वस्तुओं के बीच में जब रिलेटिव सेपरेशन है तो हम कहेंगे कि फिसलना हो गया वहाँ पर। तो भाई यहाँ पर भी देखो ना कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ns की स्पीड से रोटेट कर रहा है और रोटर रुका हुआ है। रोटर की स्पीड मान लो कि कुछ देर बाद चलने लगेगा तो रोटर की स्पीड nr है। तो इस nr और इस ns का जो डिफरेंस है, रिलेटिव सेपरेशन है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन में स्लिप बोलेंगे। जनरल स्लिप की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका कि जब दो वस्तुओं के बीच में रिलेटिव सेपरेशन है तो हम बोलेंगे कि वो दोनों वस्तुएं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में फिसल रही हैं, स्लिपिंग हो रही है। तो यहां पर स्लिप क्या होगा? रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ns एंड रोटर स्पीड nr। ठीक है, तो अब अगर हम इसको एब्सोल्यूट तरीके से डिफाइन करें तो जब भी हम एब्सोल्यूट वर्ड बोलते हैं तो उस केस में हम लोग 1 के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। जैसे मान लो कि ns की वैल्यू अगर इंडिया में 3000 rpm है तो nr की वैल्यू तो 0 से लेके 3000 तक कुछ भी हो सकती है ना। कभी nr की वैल्यू 0 भी हो सकती है, जब रुका हुआ है तो 0 होगा, क्योंकि डिफरेंस जो होगा तो वो स्लिप ऐसे अगर लिखें हम ns माइनस nr,
क्योंकि रिलेटिव सेपरेशन का मतलब NS माइनस NR। तो बेटा अगर हम इसको 3000 फिक्स कर दें और ये बदलता रहेगा तो स्लिप की वैल्यू 3000 से लेके, अब देखो इसकी वैल्यू 0 से लेके 3000 यहाँ पे पुट करोगे तो इसकी वैल्यू उस समय 3000 से लेके 0 के रेंज में आएगी स्लिप। मतलब जब ये 0 पर है, NR की वैल्यू 0 है और NS की वैल्यू 3000, तो स्लिप की वैल्यू 3000 आएगी। और जब NR की वैल्यू NS के बराबर हो गई, इसके बराबर, तो स्लिप उस समय 0 हो गया। मतलब रोटर और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक स्पीड से चलने लगेंगे तो हम कहेंगे स्लिप 0। तो यहाँ पर स्लिप का जो रेंज है वो 0 से लेके 3000 के बीच में है। वैसे ही अगर मान लो कभी आपके पास NS की वैल्यू 1500 आ गई, इंडिया में मान लो 4 पोल की मशीन है, 1500 आ गई, तो NR की वैल्यू 0 से लेके 1500 के बीच में अगर होगी तो हमारा स्लिप क्या होगा, 0 से 1500 के बीच में आएगा। तो स्लिप को हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाए, मैथमेटिकली नहीं डिफाइन कर पाए कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। तो 0 से लेके इसमें 3000 हो गई, इसमें 1500 तक हो गई। लेकिन अगर हम इसमें NS से डिवाइड कर दें और इस फॉर्मूले को हम अब स्लिप दें, जबकि ये होता है एब्सोल्यूट स्लिप, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट स्लिप। तो इसे हम एब्सोल्यूट स्लिप बोलेंगे। और इसमें देखो कि अगर ये मान लो कि NS की वैल्यू 3000, NR की वैल्यू 0, तो डिवाइड बाय 3000 कर रहे हैं तो NS अपॉन NS आएगा और उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब अगर रोटर रुका है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है तो उस केस में स्लिप 1 होगी। और अगर रोटर की स्पीड 3000 हो गई और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी 3000 से चल रहा है तो ये हो गया 0। इसका मतलब स्लिप के रेंज कहाँ से आएगा, 0 से लेके 1 के बीच में। अब 1500 वाले केस पर देखो, NS की जगह पर 1500 और NR की जगह पर 0 करो, डिवाइड बाई 1500 करोगे तो स्लिप की वैल्यू आ जाएगी 1। मतलब एक रुका है और एक चल रहा है तो स्लिपिंग ज़्यादा होगी, रिलेटिव सेपरेशन ज़्यादा होगा। और अगर मान लो कि आपके पास ये भी 1500 से चलने लगा, NR भी 1500 हो गया, तो 1500 माइनस 1500 डिवाइड बाई 1500 करोगे तो इसकी वैल्यू 0 और स्लिपिंग 0 हो गई। इसका मतलब कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग स्लिप, चाहे NS और NR कुछ भी हो, हम स्लिप को 0 से लेके 1 के बीच में डिफाइन कर लेते हैं। तो एब्सोल्यूट स्लिप वही है जो 0 से 1 के बीच में डिफाइन किया जा सकता है। स्लिप जो है एब्सोल्यूट स्लिप, इसको बोलेंगे। फॉर्मूला अगर कभी आपसे कोई पूछता है स्लिप की डेफिनेशन, तो बहुत से लोग ये बता देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये बात बताते हैं कि रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड। जनरली लोग ये फॉर्मूला लिख देते हैं। तो अगर आप ये फॉर्मूला भी लिख दोगे कि व्हाट इज स्लिप, किसी ने पूछा तो आप स्लिप इक्वल टू NS माइनस NR अपान NS कर दोगे तो भी कोई बात नहीं है। और अगर परसेंटेज में हम बात करें इसका, तो उस केस में क्या हो जाएगा, NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS इंटू 100, ये परसेंटेज हो गया। अच्छा, स्लिप की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम कब होगा? जब NR की वैल्यू 0 है, मतलब एक रुका है और एक चल रहा है तो स्लिपिंग ज़्यादा होगी। तो NR अगर आपका 0 है तो उस केस में मैक्सिमम आपका 1, स्लिप की वैल्यू 1। और S मिनिमम क्या होगा? जब NR की स्पीड भी NS के बराबर हो जाए तो उस केस में हम लोग स्लिप की वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये मैक्सिमम कब होगी? जब NR की वैल्यू 0 है। और ये कब होगा? जब NR की वैल्यू NS के बराबर है। तो आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ स्लिप। तो स्लिप की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से लेके 1 के बीच में। तो आज हम लोगों ने इसका कंस्ट्रक्शन देखा, 3 फेज इंडक्शन मोटर का, उसके 2 रोटर्स के टाइप देखे, स्क्वायरल केज रोटर और स्लिप रिंग रोटर या फेज बाउंड रोटर। इसके बाद फिर हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर देखा। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, एक बात हम इसमें उस समय बताना भूल गए, वो ये है कि स्क्वायरल केज रोटर और स्लिप रिंग रोटर, इन दोनों की खासियत क्या थी। वहाँ पर हमने बोला था कि इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप ये बताओ, क्या स्क्वायरल केज रोटर का रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं? रनिंग कंडीशन में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एल्यूमिनियम के कंडक्टर्स लगाए जाते हैं। तो ये आपका कांस्टेंट रेजिस्टेंस रोटर बोला जाता है। आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है कि राइट द नेम ऑफ द रोटर विच रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो क्या नाम होगा? स्क्वायरल केज रोटर। और इसका रेजिस्टेंस हम यहां वेरी कर सकते हैं, तो ये आपका है वेरिएबल रेजिस्टेंस रोटर।
ठीक है। तो स्लिप रिंग रोटर या फेज बाउंड रोटर है, उसका रेजिस्टेंस वेरिएबल है। अब इसकी एक चीज़ और भी इसकी क्वालिटी है कि इससे हम लोग टॉर्क का कंट्रोल, मतलब स्पीड का कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसमें चूंकि रेजिस्टेंस में चेंज कर नहीं सकते, तो बाई चेंजिंग रेजिस्टेंस मेथड, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस मेथड या बाई चेंजिंग द रेजिस्टेंस, वी कैन नॉट कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। और कौन सा मोटर? जिसमें स्क्वायरल केज रोटर लगा हो। तो मतलब अगर स्क्वायरल केज रोटर लगा है तो रेजिस्टेंस को चेंज करके हम इसकी स्पीड को चेंज नहीं कर सकते, कुछ और हमें मेथड यूज करने पड़ेंगे। लेकिन इसमें हमें खासियत ये मिल जाती है कि हम इसके रेजिस्टेंस को चेंज करके इसके स्पीड को चेंज कर सकते हैं। और हमें जब मैक्सिमम टॉर्क चाहिए होता है तो हम मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन भी यहाँ से इस वाले रोटर से आसानी से बना ले जाते हैं। तो जब हम लोग टॉर्क पढ़ेंगे तो देखेंगे टॉर्क के फॉर्मूले में रोटर का जो रेजिस्टेंस है वो आएगा फॉर्मूले में। तो भाई अगर रोटर का रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो टॉर्क चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर तो रोटर का रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब रोटर के रेजिस्टेंस को चेंज करके हम टॉर्क चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हम रोटर का रेजिस्टेंस चेंज करके टॉर्क को चेंज कर सकते। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है। तो अब अगली क्लास जो हम लोग की होगी, उस क्लास में हम लोग ये जो स्लिप है, इस स्लिप का इफेक्ट, बेटा स्लिप स्मॉल एस होता है, ये इसका सिंबल स्मॉल एस है। तो जो स्लिप है, इस स्लिप का इफेक्ट रोटर के पैरामीटर्स पर देखेंगे, क्योंकि मेन हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो रोटर से ही बन रही है। तो हम रोटर के पैरामीटर से ही पर ही इस स्लिप का इफेक्ट देखेंगे। मतलब जो रिलेटिव सेपरेशन है, उस रिलेटिव सेपरेशन के वजह से रोटर के रेजिस्टेंस में क्या चेंज आया, रोटर के रिएक्टेंस में क्या चेंज आया, रोटर के करंट में क्या चेंज होगा, रोटर के ईएमएफ जो बन रहा है, रोटर पर जो वोल्टेज बन रहा है उसमें क्या चेंज होगा, रोटर का पावर फैक्टर में क्या चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी बात हमने क्यों की, उसका रीजन ये है क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से ये मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से निकल रही है? रोटर से। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो पावर है वो कहाँ की बात करनी होगी? हमें रोटर की ही बात करनी होगी। इसका मतलब जो रोटर पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस थीटा। और 3 फेज का है तो 3 VP IP कॉस थीटा। तो 3 क्या है? मल्टीप्लिकेशन बाई 3 फेज का है। VP क्या है? उस फेज का वोल्टेज। IP क्या है? उस फेज की करंट। और कॉस थीटा क्या है? वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, मतलब पावर फैक्टर एंगल। तो रोटर पर वोल्टेज कितना बना, रोटर पर करंट कितनी हुई और रोटर का पावर फैक्टर कितना आया, ये तीनों चीज़ें जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम रोटर पर बनने वाली इलेक्ट्रिकल पावर को नहीं बता सकते। और जब इलेक्ट्रिकल पावर हमें मालूम हो जाएगी तो वही पावर किस में कन्वर्ट होगी? मैकेनिकल में। मैकेनिकल वहाँ से कितना टॉर्क बनेगा, क्योंकि मैकेनिकल पावर जब तक हम पता नहीं करेंगे तब तक हम टॉर्क के बारे में बात नहीं कर सकते। तो अगली क्लास जो हमारी होगी वो सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन रोटर पैरामीटर्स, और इसके बाद हम लोग टॉर्क की इक्वेशन कैसे डेवलप की जाए उसको सीखेंगे। और एक बेसिकली एक टॉर्क की इक्वेशन डेवलप करके हम इस चैप्टर को, मतलब इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। ठीक है। थैंक यू।